जय भीम सम्मानित साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई राष्ट्रचिंतक मुकेश गौतम। आज हम विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, बहुजनों की राजनीति पर बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुजनों का राजनीति में कमजोर होने के कारण, दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुजनों के मंचों पर जोर जोर से नारे लगते हैं, बोल 85 जय मूल निवासी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इस तरीके के नारे देकर समाज को इकट्ठा करने वाले और समाज को इकट्ठा कर ताकत के समूह में वोटों में तब्दील कर उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार भी स्थापित की। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि 2012 के बाद बहुजनों की राजनीति में एक बड़ी तादाद में गिरावट आई है, जो विश्लेषण करने का कारण बनती है। और हमें चिंतन और मनन करना चाहिए कि इसके पीछे के जो कारण हैं हम उनको कितनी जल्दी समझेंगे, और जब हम कारण समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसका निवारण भी कर सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं छोटी छोटी सी चीजें। बहुजनों का राजनीति पर किस तरीके से कब्जा होना चाहिए और राजनीति पर किस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, ये आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हम जिसे कहते हैं वो हाथी होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये जो लोग बैठे हैं ये समाज है और ये राजनीति है, यानी कि हम हाथी को राजनीति के रूप में देखेंगे और हाथी के ऊपर सवार कर रहे हैं जो लोग हैं हम उसे समाज के रूप में देखेंगे। जब तक समाज राजनीति पर काबिज रहता है, उसकी पकड़ में राजनीति रहती है, उसका राजनीति में हस्तक्षेप होता है, नेताओं की लगाम जनता के हाथ में होती है, तब तक वो समाज अपनी राजनीति को एक मुकाम तक पा जाता है और उसके सुखद परिणाम मिल पाते हैं। लेकिन जब राजनीति सामाजिक पकड़ से दूर हो जाए तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं, जैसा कि हम इसके रूप में देखेंगे। अब यहाँ पर सामाजिक दबाव इस राजनीति से खत्म हो गया, उसके बाद राजनीति ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से आज हालात भारत के अंदर मौजूद स्थिति में बने हुए हैं। इसी तरीके से बहुजनों की राजनीति भी हास्य पर आई हुई है, क्योंकि बहुजनों के नेताओं ने समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों का जो कंट्रोल था उसे तोड़ दिया। और बहुजन समाज के जो नेता, जो लीडर हैं, वो अनकंट्रोल इस बिगड़े हुए पागल हाथी की तरह हो गए हैं। ना तो उन्हें मंजिल मिल रही है और ना ही उनको समाज एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से धरातल पर आज हास्य पर बहुजन राजनीति आ चुकी है। इसमें समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ साथ राजनीति करने वालों के साथ साथ आम जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। हम सिर्फ नेताओं पर इल्जाम लगाकर अपने आप को सच्चा और सीधा और पवित्र घोषित नहीं कर सकते। इसमें हम सभी भागीदार हैं, क्योंकि अगर हमने समय रहते हुए हाथी की नकेल को कसा होता, उसमें सुइयां चुभोई होती, उसमें आर मारी होती, तो ये हाथी अनकंट्रोल ना होता और हमारी राजनीति हास्य पर ना आई होती। इसमें नेताओं के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज का ही हुआ है। बहुजन समाज के निचले तबके का हुआ है, जो व्यवस्था से छूटा हुआ व्यक्ति है। तो हम देखते हैं नेतृत्व किसे कहते हैं। नेतृत्व एक बड़ी ताकत है, जो एक बच्चे के हाथ में अगर नेतृत्व करने की क्षमता को दे दिया जाए तो बड़ी सी बड़ी ताकत उसके सामने फेल हो जाएगी। हम इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे, ये नेतृत्व ताकत है, ये नेतृत्व ताकत है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक छोटे से मासूम बच्चे ने एक विशालकाय घोड़े को अपने कंट्रोल में ले रखा है और घोड़ा वहीं जा रहा है जहां बच्चा चाहेगा। इसे नेतृत्व कहते हैं। यह समाज है। आप इस छोटे बच्चे के रूप में समाज को देखें और इस घोड़े के रूप में राजनीति को देखें।
इसी तरह से जब चीजें अपने कंट्रोल में होती हैं तो बड़ी से बड़ी राजनीति सीधी और अपने रास्ते पर चल रही होती है जहां समाज चाहता है। नेतृत्वहीन भीड़ यानी कि नेतृत्वहीन समाज कब उपद्रवी हो जाए और कब समाज को तहस नहस करने के लिए रोड पर उतर जाए और कब व्यवस्था को तबाह कर दे, नेस्त नाबूद कर दे, इसका उदाहरण हम इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे। यहां पर यह भीड़ है और इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। ये उपद्रवी आप देख पा रहे हैं, हाथों में डंडा है, आग जली हुई है, हाथ इनकलाब में खड़े हुए हैं, मुट्ठी बांधकर जुनून में हैं लोग, कुछ भी कर गुजर जाने के लिए बेताब हैं, तैयार हैं, उतावले हैं। तो ये नेतृत्वहीनता का कारण है जो समाज कुछ भी करने के लिए नेतृत्वहीन है, अनकंट्रोल है, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि इनके ऊपर नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि इनके लीडर नहीं है। और जब लीडर होंगे तो इनसे बड़े दिमाग रखने वाले, बड़ी ताकत रखने वाले लोग ही इन पर शासन कर सकते हैं। तो समाज को, लोगों को तैयार कर कर एक बड़े नेतृत्व के रूप में नई पौध को निकालना चाहिए। और जो युवा आज सड़कों पर सिर्फ बहुजन समाज के युवा नेता, युवा कार्यकर्ता जो सिर्फ जय भीम के नारे लगा लगाकर सड़कों पर उपद्रव मचाते हैं, न्याय के नाम पर, अत्याचार के नाम पर, और मिलता क्या है? ना तो न्याय मिलता, ना अत्याचार कंट्रोल होते। होता क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेरे परिवार के युवा हैं, उन पर मुकदमे लगते हैं, और जो लीडर उन्हें भड़काते हैं और जो उनसे उपद्रव मचवाते हैं, वो अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। और जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहा था वो जेल में चला जाता है, उस पर मुकदमे लग जाते हैं, उसका जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो घर का रहता ना घाट का रहता। लेकिन अगर सही और सच्चा नेतृत्व हो तो बिना हिंसा के, बिना उपद्रव के कलम में वो ताकत है कि वो सारी चीजों को सही कर सकती है। इंसाफ भी मिल सकता है, अत्याचार भी रुक सकते हैं। बाबा साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई, विश्व की सबसे बड़ी मानवता की लड़ाई, खून के एक बूंद को बिना बहाए लड़ी और कामयाबी हासिल की। आइए हम अगली तस्वीर के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इज दिस यू? ये देख रहे होंगे, ये तस्वीर हमसे कह रही है ये आप हैं। आप समझिए, ये तस्वीर खुद में बोल रही है कि ये आप हैं। यानी कि बहुजन समाज कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसके दिमाग से गुलामी की जो ये रस्सी है वो नहीं टूट पाई है। वो आज भी बंधा हुआ है। हो सकता है कि धार्मिक आस्थाओं से ना बंधा हो, वो लीडरों के नाम पर आस्था से बंधा हुआ है, वो महापुरुषों के नाम पर आस्था से बंधा हुआ है। किसी भी महापुरुष ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं कहा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार बी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, उन्होंने स्वतंत्र विचार रखे और उन्होंने आपको कहा, आपको समझाया कि आपका स्वतंत्र दिमाग ही आपके स्वतंत्र होने की गारंटी दे सकता है। अगर आपका दिमाग स्वतंत्र नहीं है तो आप स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। एक स्वतंत्र दिमाग के अंदर ही स्वतंत्र विचारों का प्रवेश होगा, और जब स्वतंत्र विचार होंगे तो एक क्रांति जन्म लेगी, जिससे पूरी दुनिया में एक परिवर्तन पैदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लीडरों की गुलामी छोड़ेंगे, आप धार्मिक गुलामी को छोड़ेंगे। आस्थाएं सबकी अपनी अलग अलग हैं, मैं किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। और इस बात की आजादी भारत का आर्टिकल 25 भी देता है कि आप किसी भी धर्म में रहें, किसी भी पंथ में अपनी आस्था को बनाए रखें। तो मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है, बहुजन समाज के लोग
ना तो आस्था के नाम पर एक हैं, ना समाज के नाम पर एक हैं, और ना ही राजनीति के नाम पर एक हैं। इस तरीके की जो भिन्नताएं हैं, और फिर भी वो लोग ये कहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। जो व्यक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहा हो, जिसने इकोनॉमी की परिभाषा पूरी दुनिया को दी हो, जिसकी थीसिस पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई हो, उसके मानने वाले, उसके अनुयायी आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जबकि अगर हम इनकी जनसंख्या पर बात करें, जैसे हमने शुरू में बोला 85%, यानी कि भारत की कुल आबादी का खुद को 85% हिस्सा मानते हैं, यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या में हम करीब करीब एक बड़ी संख्या 100 करोड़ के आसपास की हमारी संख्या बनती है। सम्मानित साथियों, 100 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन उस 100 करोड़ की संख्या में 80 करोड़ लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं। 80 करोड़ लोग, वो जिनको गरियाते हैं, वो जिनको कोसते हैं, उनका इकोनॉमिक प्रोग्राम जितना भी है, उनकी खरीदारी का, जीवन से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने का जितना भी मामला है, उनका जो बिजनेस है, वो जिसको बिजनेस दे रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनको ये पूरे मंचों पर गरियाते हैं। बहुजन समाज के लीडर, नेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो गालियां देते हैं विशेष जातियों का नाम लेकर, विशेष समुदायों को बोलते हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया है, हमें हजारों साल तक गुलाम बना के रखा है। गुलाम बनाने के कई तरीके हैं। सबसे बड़ी गुलामी का कारण है आर्थिक गुलामी। अगर किसी के अर्थ को तोड़ दिया जाए तो वो सारी गुलामियां स्वीकार कर सकता है, और अगर किसी को आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया जाए तो वो सरकार को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं, प्रेजेंट सरकारें चल रही हैं, बिजनेसमैनों के दम पर चल रही हैं। गरीबों को 10,000, 50,000, किसानों को छूट नहीं मिल पा रही है, लेकिन बिजनेसमैनों के 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपए की माफी दे दी जा रही है। तो क्या हम कहें कि इकोनॉमी हट करना सरकार को या किसी समाज को सबसे बड़ी गुलामी हो सकती है? अगर हम डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके से कहा, थीसिस लिखी इकोनॉमी के ऊपर, आर्थिक मजबूती के ऊपर, कि खुद को आर्थिक मजबूत कैसे करें। लेकिन हमने क्या सोचा? हमने सिर्फ 2 बातें सीखी, सामाजिक और राजनीतिक। हमने सोचा कि राजनीति हाथ में आने के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुजन समाज ने 4 सरकारें देखी हैं, लेकिन आप व्यवस्था में टस से मस नहीं कर पाए। हो सकता है आपने कुछ पार्क बनाए हो सकता है आपने कुछ विश्वविद्यालय बनाए हो सकता है आपने कुछ कॉलेज बनाए हो, महापुरुषों का नाम रोशन कर दिया हो। कितने बड़े क्षेत्र में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो या नोएडा हो या कोई गिनी चुनी 2-4 जगह हो, लेकिन पूरे भारत में आपका क्या है? आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चर की दुनिया में भी आना पड़ेगा, आपको उद्योग खड़े करने पड़ेंगे। आप समझेंगे, जब आप उद्योगपति बनेंगे, जब आप बिजनेसमैन बनेंगे, जब आप रिटेलर की दुकान खोलेंगे, जब आपका जो समाज है, जिसकी जरूरत की चीजें हैं, जब वो आपसे खरीदना शुरू करेगा। इकोनॉमी चलती कैसे है? सप्लाई और डिमांड का खेल है। डिमांड तुम्हारे समाज में, तुम्हारे समुदाय में सबसे ज्यादा डिमांड है, लेकिन सप्लाई करने वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम पर 4000 साल से गुलामी की है, और जो चाहते हैं कि तुम्हारे हक और अधिकार सरकार से छीन लें, संविधान को खत्म कर दें। जिस संविधान ने तुम्हें इन 73-75 सालों में यहां तक इतना मजबूत कर दिया है, ये चाहते हैं कि तुम उस हजारों साल पुरानी व्यवस्था में दोबारा से ढकल जाएं। अगर अपने आप को मजबूत करना है तो बिजनेस में आइए। बहुत सारे लोग तरह तरीके के तर्क देते हैं और बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारा आरक्षण छीन रहा है। सम्मानित साथियों, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात ये चुभ जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक चुभे ना तो उस बात का मजा नहीं। अगर आप सिर्फ आरक्षण के बारे में सोचेंगे, सिर्फ नौकरी करने के बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका शिक्षित होना व्यर्थ है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर एजुकेशन, पढ़ाई, अगर नौकरी पाने का साधन रहेगी, ध्यान रखिए कि आप सिर्फ नौकर ही बनेंगे, जबकि एजुकेशन का और नौकरी का बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं दोनों।
हो, लेकिन नौकरी पढ़े लिखे को जल्दी मिल जाती है, ये उसका एक साधन हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग बिजनेस में जब उतरेंगे तो एक नया एम्पायर खड़ा करेंगे और एक कीर्तिमान रचेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आप सच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस को पढ़ें, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज को पढ़ें, समझें और राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को समझें। जो समाज आर्थिक कमजोर है, जो समाज मानसिक कमजोर है, जिसके पास अर्थ नहीं, उसकी एजुकेशन भी तो नहीं। अगर हम आज तक की व्यवस्था पर बात करें इन 73 सालों में, या जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां संगठन बने हैं, अगर हम इसी कार्यशैली पे बात करें तो हमारे कितने संगठनों ने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोले, जबकि हम सबसे ज्यादा शिक्षा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े, लेकिन किसके कॉलेजों में पढ़ेंगे आप और किसके कॉलेजों में पढ़ रहे हैं आप? उन्हीं लोगों के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जिनको आप मनुवादी बोलते हैं। आप इन 73 सालों के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं कर पाए। जो बोल 85 जयमूल निवासी, जो 85 की बात करेगा वो बहुजन दिल्ली पर राज करेगा। ये कैसा 85 है जो अपनी बेसिक सुविधाओं को खड़ा नहीं कर पा रहा है, दूसरों के बिहार पर वो जिंदा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए भी उसे उन लोगों पर निर्भर होना पड़ रहा है जिसको बहुजन समाज अपना दुश्मन मानता है, जिसको ये कहता है कि इन्होंने हमें गुलाम बना कर रखा, ये लोग हमारे कभी नहीं हो सकते, ये लोग हमें कभी बराबरी में नहीं बैठा सकते। माफ कीजिएगा, मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक सामाजिक चिंतक होने के नाते मुझे चाहिए कि मैं अपने समाज को सही आईना दिखाऊं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो और चुभी हो तो कृपया करके जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस पर कमेंट करें और लाइक कर मुझे बताएं कि आपको मेरी बात कौन सी चुभी और कितनी चुभी। अगर जितनी ज्यादा चुभी होगी तो मुझे लगेगा कि मैं सटीक जगह पर बोल पाया और आपको सटीक तरीके से जानकारी दे पाया। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेता हूं विदा। जय भीम, धन्यवाद। कितनी हो गई?